ऑनलाइन मोड में चलाई गई है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारी ये मांग है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से बार बार हम ये बात कह रहे हैं और हर एक स्टूडेंट आपको यहाँ एक ही बात कहता हुआ मिल रहा है कि हमें ओबीई चाहिए। ओबीई सर कराने के पीछे सर इससे बड़ा तर्क एक विद्यार्थी क्या दे कि आप सर, और सर दूसरी बात, हमने सर ये प्रोटेस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र ने अपने दम पर यहाँ पर आए हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ सर हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ टेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कूलर है, ना बिस्लरी की बोतल है। तो सर हम सर आम छात्र हैं जो कि मध्यम वर्ग परिवार, यहाँ सर लगभग छात्र मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, किसी के पिता नहीं है, किसी के अपने जो है कोरोना में चले गए सर, आज तक वो दिल्ली आ ही नहीं पाए। क्योंकि सर जब छात्र 17 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के आता है दिल्ली, तो पीजी ओनर्स, फ्लैट ओनर्स हद से ज़्यादा स्तर पर उनसे किराया मांग रहे थे। मेरे कई सारे दोस्त हैं सर जो वापस दिल्ली चले गए, उन्होंने बोला कि हम तब वापस आएंगे जब हमारी परीक्षाएं होंगी। तो सर दिल्ली विश्वविद्यालय की मैं मानना चाहता हूँ सर, अगर आप नेशनल रैंकिंग देखें जो NIRF निकलती है दिल्ली विश्वविद्यालय, सर आपको टॉप 10 कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज मिलेंगे। लेकिन सर जब कोई फैसला लेने की बात आती है तो सर दिल्ली विश्वविद्यालय आपको सबसे पीछे मिलेगा। आज सर जब कोविड चल रहा था 2 साल के दौरान, कई बार ऐसी सम परिस्थितियां बनी जब विश्वविद्यालय खोला जा सकता था, लेकिन विश्वविद्यालय ने फैसला लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। कल आए थे एक ऑफिसर अंदर से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मुद्दा कोर्ट में है। सर मेरा सीधा सा सवाल है कि मेरा कल भी यही सवाल था, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी कोई स्वायत्ता नहीं है? कॉलेज खुलवाना होता है कोर्ट में, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए कोर्ट में, आपको कुछ करना है कोर्ट में, ओबीई चाहिए कोर्ट में। आप एक सोवरेन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। आप छात्रों के हित में, आप अपने छात्रों के हित में निर्णय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप इनफॉर्मली देखा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा कैंपस बनता है विश्व का, क्योंकि सर 90 से ज़्यादा कॉलेज को अपने एक शहर के एफिलिएशन दे रखा है और आपके यहाँ कम से कम 3 से 4 लाख छात्र एक ईयर के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें 3 से 4 लाख छात्र होगा। सर ऐसे अपने 95 कॉलेज में हजारों कोर्सेज आप चलाते हैं, फिर भी आप बच्चों के साथ इस स्तर का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना। आप सर आप मेरे कोविड के दौरान से लेकर अब तक सिर्फ एक मांग थी, और एक चीज जो छात्र भूल गए होंगे, कोविड के दौरान सबसे पहले ओबीई एग्जाम DTU ने डिक्लेयर किया था, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और यही प्रोफेसर योगेश सिंह जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो ये व्यवस्था तो सर आपकी इंट्रोड्यूस की हुई है, हम कहां से कह रहे हैं कि आप वही चीज करिए। आप जब DTU में रहते हो वाइस चांसलर तो व्यवस्था ठीक रहती है, आप जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन जाते हो तो व्यवस्था बेकार हो जाती है। आपने ऑड इवन जो फॉर्मूला, सर क्या ये कोई ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है? दिल्ली में प्रदूषण की कमी हो, प्रदूषण रोकना है क्या आप ऑड इवन करके ओबी ले रहे हो बच्चों का? दिल्ली की प्रदूषण व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास आप ओबी एग्जाम से कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। दूसरी चीज जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर करी है, सर देश के किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस की एंट्री अलाउ नहीं है। सर ये हमारा कैंपस है, हमने इस कैंपस में बैठने के लिए, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक उचित मात्रा में फीस दी है। हमने आपके सामने हाथ नहीं फैलाया, आपने जितनी कट ऑफ निकाली थी उस कट ऑफ को बीट करके एक छात्र ने यहाँ एडमिशन लिया है। हमने आपके सामने, और इस कट ऑफ को मुझे बहुत गर्व होता है कि एक मध्यम वर्ग परिवार से आने के बाद हमने इस कट ऑफ को 99% और 100% पहुंचाया है। तो हम अपनी काबिलियत के दम पे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं और आप हमारे भविष्य के साथ इस तरीका का खिलवाड़ करते हैं, सर आज कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा भावनात्मक बोल रहा हूं, लेकिन आज कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं सर, क्लासेस की, सर आप अगर मीडिया को वाकई रियलिटी देखना है कि क्लासेस की क्या स्थिति है, सर जाके आप क्लासेस में देखिए। अगर 100 लोगों की क्लास है तो बच्चे 10 क्लास अटेंड करने नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि क्लास में रुचि नहीं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि 80% विद्यार्थी आज भी हाई इन्फ्लेशन रेट के चलते दिल्ली में है ही नहीं। सर पीजी, सर जो पीजी फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो 8,000 साढ़े 8,000 का मिलता था, आज वो पीजी सर 14,500 साढ़े 15,000 रुपए का मिलता है। आप सोचिए सर, इस पूरे कोविड के दौरान जिसके 2 साल में जिसकी आर्थिकी का कोई इनकम का सोर्स नहीं था, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉलेज खोल दिए। अरे सर सब कुछ कॉलेज खोलने से हो जाता है। 2 साल से तो हम डिमांड कर रहे थे कॉलेज खोलेंगे, तब तो आपको कोई होश नहीं आया कि कॉलेज खोल देते हैं। आज आपने कॉलेज खोल दिया, बच्चों पे फैसला ला दिया कि आपको सीधे एग्जाम देना है। आपने एक बार भी बच्चों की विषम परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचा। आप कहते हैं हम बच्चे हमारे अपने हैं, हमारा कैंपस है। सर मैं उनको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, और मेरा जो लास्ट में है, दे आर द फैकल्टी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माई यूनिवर्सिटी। और ये हक दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र लेके जाएगा, और ये प्रोटेस्ट किसी भी छात्र संगठन का नहीं है। और आज छात्रों ने इस बात को साबित कर दिया पूर्णतः तौर पर कि छात्रों को उनकी आवाज़ रखने के लिए किसी भी राजनीतिक संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है।
4 से 5 हजार छात्र, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, 4 से 5 हजार छात्र, कोई भी छात्र संगठन नहीं कह सकता कि हमने किसी प्रोटेस्ट में इकट्ठा किए हो, कोई छात्र संगठन नहीं कह सकता है। तो लेकिन और इससे आज ये हमें नहीं पता कि हम इस मुद्दे में सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो उम्मीद है, जो जज्बा हमारे दोस्तों ने बना करके रखा है, उससे लगता है कि हम बहुत जल्द ओबी लेके जाएंगे। लेकिन इससे एक जो संदेश ये जाएगा कि आगे से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन या देश का किसी भी यूनिवर्सिटी ये हिमाकत नहीं करेगा कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई ऐसा फैसला लिया जाए। उनको ये लगता था कि छात्र हमेशा राजनीतिक संगठन के साथ आएंगे, छात्रों की आवाज़ राजनीतिक संगठन नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। छात्र अपनी लड़ाई सर आज खुद लड़ रहा है, और ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा कि सर दिल्ली में सर टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। आप जामिया मिलिया इस्लामिया देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय देखिए, IIT दिल्ली देखिए। पिछले 3-4 सालों में ऐसा क्या हो रहा है कि दिल्ली में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर पुलिस डायरेक्ट एंट्री कर जा रही है, पुलिस डायरेक्ट एंट्री कर जा रही है, पुलिस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, पुलिस डायरेक्ट एंट्री कर जा रही है सर। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज 5 अप्रैल वाले दिन और 4 अप्रैल वाले दिन आप स्टूडेंट बता रहे हैं कि 4 अप्रैल को और 5 अप्रैल को 2022 का ये साल चल रहा है, दिल्ली पुलिस एंट्री कर जाती है, और यहाँ पे आप बता रहे हैं, छात्र आप सब बता रहे हैं कि यहाँ पे बर्बरता होती है। कल सर 4 बजे था, मैं यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी सर विद्यालय हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ शांति रहती है, तो हमने किताब खोल के हम लोग भी बैठ के जाते हैं। प्रोटेस्ट की सर जानकारी मुझे नहीं थी, मैं 3:30 बजे अपना किताब उताब करके यहाँ हल्ला हो रहा था, हमने लगा थोड़ी देर में शायद खत्म हो जाए। लेकिन सर जब हमने देखा कि दिल्ली पुलिस सर आर्ट्स फैकल्टी के गेट के अंदर यहाँ तक आ रही है, ये कब की? आज कल की भी बात है, ये आज की भी बात है। कल भी दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस ने बच्चों को मारा, पीटा, उनको उठा करके ले गई सर। कई बच्चों को हम तो देख रहे थे, कई बच्चों को उठा कर ले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर ये सर हम पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, हमें भी घर से प्रेशर होता है कि भाई प्रोटेस्टों में नहीं जाना है। अब लेकिन सर जब मैंने कल देखा कि हमारे ही दोस्तों को सर पुलिस मार रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उन पर चढ़ रहा है, सर ये जो गार्ड गेट पर खड़े होते हैं, रक्षक करके कोई एजेंसी है इनकी जो वो कर रही है सर, कल ये गार्ड बच्चों को पकड़ रहे थे सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पुलिस है सर। मतलब सिक्योरिटी एजेंसी और दिल्ली पुलिस में कोई फर्क नहीं रह गया है। मतलब आपने दिल्ली सर ये स्तर दिखाता है कि दिल्ली पुलिस को कल इतनी मतलब संख्या कम पड़ गई, उनको कॉलेज की जो एक सिक्योरिटी एजेंसी उसके सहारा लेने पड़ रहा है बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों को डिटेन करने के लिए। सर कल वो गार्ड इस तरीके से बच्चों को पकड़ रहे थे, कईयों की शर्ट फटी, कईयों को कुछ सर वहाँ पे जो फेंसिंग है वहाँ सर फेंसिंग है, एक लड़की सर पुलिस ने दौड़ाया सर। सबसे बड़ी बात सर, पिछले 3 सालों में सर मैं बहुत दुखी कर रहा हूं, एक देश के जागरूक युवा, एक हार्ड वर्किंग यूथ ऑफ दिस कंट्री, मैं एक बात कर रहा हूं कि पिछले 2 से 3 सालों में आपने सर बहुत अच्छा किसी सरकार ने काम किया हो, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। किस सरकार ने कुछ भी किया हो मुझे उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन सर जो विश्वविद्यालयों के अंदर पुलिस की डायरेक्ट एंट्री आपने करी है सर, कि बच्चों के पास वीडियो है, अगर मीडिया बात को दिखाना चाहता है और राष्ट्रीय स्तर का मीडिया हमसे संपर्क करना चाहता है, हम वीडियो देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सर ऐसा किस संविधान में, भारत संविधान में कहाँ लिखा है कि बच्चियों को डिटेन करने मेल पुलिस आएगी, महिलाओं को डिटेन करने सर मेल पुलिस आएगी, और मेल पुलिस मतलब क्या बोलते हैं बालिकाओं को दौड़ाएगी सर। और सर कल एक बच्ची का सर पैर टूट गया, वहाँ फेंसिंग से वो गिरी थी, हमने उसके बाद में उठाया, बाद में इन लोगों ने वो किया। तो सर चाहे वो JNU हो चाहे वो जामिया हो, लेकिन सर हाँ एक बात की गलीमत जो ये रही, कल दिल्ली विश्वविद्यालय को छात्रों ने दिल्ली पुलिस को ये संदेश मैसेज दिया, और आज भी ये मैसेज देने का काम किया कि जामिया और JNU नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है। अगर यहाँ पर पुलिस इस तरह के करेगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि सर हम भी सर यहाँ लाठी खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, देश का यहाँ पे हर एक छात्र पढ़ाई करने आया है यहाँ उज्जवल भविष्य में। और सर एक संदेश जो हम हमेशा देते हैं, आज हम वो भी देते हैं, कोई बात नहीं, आज हमारी फाइल आपके टेबल पर है, कल जब हम में से प्रशासन में होगा तो आपकी फाइल हमारे टेबल पे भी होगी, उस दिन कलम हमारे हाथ में भी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई है इस युवा ने, और ये छात्रों का यहाँ पे एक आह्वान है कि आज हमारी फाइल को आपने अपने टेबल पे पेंडिंग कर दी है, तो कलम हमारे हाथ में भी है और आगे भी भविष्य में कलम हमारे पास रहेगी, तो हम भी सोच करके चलाएंगे। क्या कहना है आपका? क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते और यहाँ के VC से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैं संक्षिप्त में? हाँ,
सबसे पहले तो एक चीज़ बोल दूं कि जो वाइस चांसलर साहब है ना, शायद उनको नॉलेज ही नहीं है कुछ। वो कहते हैं जी हमारे पास डेटा नहीं है, ये सिर्फ जो आपका यूनिवर्सिटी का जो संगठन है वो डिमांड कर रहा है इस चीज़ की। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, देखिए ये सारा छात्र है, कोई संगठन नहीं है। और आप कहते हैं जी क्लासेज हुई हैं ऑनलाइन, तो एक मैं बता दूं, मैंने ना पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर डेटा कराया। ये तो सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैं पूरी इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, GBU हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। उसमें से करीब 32% छात्र ऐसा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था या नेटवर्क का प्रॉब्लम था जब ऑनलाइन क्लासेज हुई। करीब 52% टीचर ऐसा था, 52% टीचर जिसने ठीक से क्लासेज नहीं ली, जो पढ़ाने में सक्षम ही नहीं था ठीक से। आपने कई वीडियो भी देखी होंगी कि टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से वाइफ आके बाल सहला रही है। आपके वीडियो भी वायरल हुए होंगे इस टाइप के। तो ऐसे क्या पढ़ाई होती है? और मैं इनसे ये पूछना होता हूँ, ऑनलाइन के अंदर क्या वो बेंजीन का फॉर्मूला ड्रॉ कर देगा, नॉर्मल का ड्रॉ कर देगा, इंटीग्रेशन का सिंपल टीचर बना देगा? बताइए मुझे। रेक्टेंगल बना देगा क्या वो? आप मैथ्स पढ़ते हैं, स्टैट्स की टेबल बना देगा क्या वो प्री डिफाइंड टेबल बना के बच्चों के सामने रख दी, पढ़ लो। ये कौन सी पढ़ाई होती है? आपको लगता है क्या? नहीं होता। अगर ऑनलाइन बच्चा चाह रहा है, वो क्यों चाह रहा है? देखिए आपको शायद पता होगा, आप भी मीडिया के अंदर हैं, आप भी बहुत बड़े बड़े मीडिया ने भी अपने सर्वे किए हैं। 12% बच्चा इंडिया का ऐसा है जिसका पेरेंट्स नहीं है, जिसके पेरेंट्स कोरोना के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं, जिसके घर के अंदर कमाने वाला सिर्फ अगर सिंगल फादर थे वो एक्सपायर हो गए। आज वो DU के अंदर आके कहाँ से PG लेगा? मैं बहुत एक सारे एग्जाम्पल, 12% का डेटा है, और वो डेटा वो है जो रिटन में, पता नहीं ये कितने % डेटा होगा ऐसा। आपको शायद नहीं पता होगा वाइस चांसलर साहब को, क्योंकि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है ना एसी रूम से बाहर निकलने की। कभी धूप देखिए क्या होता है, फुर्सत ही नहीं है उनसे। आपको ये बता दूं कि 23% छात्र ऐसा था जो कोरोना में बीमार रहा, जिसको सिम्टम्स हुए। मुझे कोरोना हुआ जनवरी के स्टार्टिंग में, उसके बाद 25 जनवरी को मैंने दोबारा से चेक कराया, नेगेटिव आया, लेकिन खांसी रही 1 महीने बाद तक सिम्टम्स रहे। डॉक्टर ने भी कहा ना सिम्टम्स रहते हैं इसके, तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी? आपके टीचर एक तो पढ़ाते नहीं, प्रोफेसर्स को आप देखते हैं ना, डेली मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे, आज स्ट्राइक है, आज सैलरी बढ़ानी है। अरे कमी पड़ रही है क्या? सैलरी बढ़ानी है? तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बीवियों से फुर्सत नहीं है, पढ़ाएंगे कहाँ से? वाइस चांसलर हमारे बच्चों के साथ अपने घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आओ ना, हम भी तो बच्चे हैं ना किसी के। हमारी माँ से जाके पूछो, हम धूप में बैठे हुए हैं, मेरा 9 किलो वजन कम हो गया। मम्मी कह रही थी कहाँ मर रहा है तू? बताओ 9 किलो कम होता है वजन कम होना है? कल से 24 घंटे से खाना नहीं खाया है, अपने बच्चों को भूखा करके देख ले। जो वाइस चांसलर की बीवी है ना, डंडा बजा देगी वाइस चांसलर पे, बोलेगी मेरे बच्चे को भूखा क्यों रख दिया। ये कटु सत्य बोल रहा हूँ, ये अपने बच्चों को भूखा रख के देखिए ना एक दिन भी। तरस आता है भाई। अगर जो इंसान होता है ना, इंसान तुरंत निकल के आते, बोलते बेटा प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम मुझे बताओ। थर्ड पर्सन को नहीं भेजते, कोई भगवान नहीं है कि डायरेक्ट मिल नहीं सकते। इंसान है ना, और इंसान का मिलना क्या होता है? ज़मीन पे ही रहना है ना, गुजरते हैं ना ज़मीन से। आज वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, भगवान उनके साथ गलत करेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। थर्ड लॉ है, हालांकि मैंने साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना तो जानता हूँ ना, थर्ड लॉ पढ़ा होगा है ना, न्यूटन्स का। हालांकि न्यूटन्स ने नहीं दिया था, किसी और का स्टोरी कर लिया था। ऐसे ही वाइस चांसलर भी साहब ऐसे ही हमारे, समझ रहे हो ना। तो वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, बंदूक चला देते हैं। दूसरे के ऊपर जाओ, मिल लो। अरे क्या इंसान नहीं है, क्या दिमाग नहीं है आपके अंदर? अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं इतनी ऊंची कुर्सी पे, तो आना पड़ेगा। सारा सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, प्री प्लानिंग से होता है। पुलिस को आज तक मुझे ये बता दो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अभी प्रोटेस्ट हुआ, GBU के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस की, दिल्ली पुलिस तो, जबकि यूपी पुलिस के कंपेयर में आप जानते हैं ना सब लोग, वहाँ पर छात्रों ने 14 किलोमीटर लंबा हाईवे जाम किया था सीतापुर का। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, मेरा नाम डाल के पवन बढ़ाना। 14 किलोमीटर लंबा, धारा 144 में, वहाँ पे पुलिस ने लाठी तक नहीं चलाया, पुलिस ने उल्टा सपोर्ट किया। बेटा ये सही दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो बच्चों ने इतना हाईवे भी जाम नहीं किया। आपकी एक गली क्या 2 मिनट के लिए बच्चे क्या बैठ गए, आप पर आफत आ गई, पानी बरसने लगा आप लोगों पर। वो 2 मिनट के लिए ही तो बच्चे बैठे थे, वो भी धूप में। वो क्यों बैठे थे? ताकि जो वाइस चांसलर साहब हैं उनके अंदर इंसानियत आ जाए कि बच्चा धूप में बैठा हुआ है, उसको पसीना आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ। अगर मेरा बच्चा बैठा हुआ होता, अगर उनका बच्चा 1 मिनट नहीं धूप के अंदर निकल जाए ना, बीवी पता क्या बोलेगी, कहाँ घूम रहे हो, बच्चा मेरा सड़क पे जा रहा है, गाड़ी लेके भेजो जल्दी से। बोलेगी नहीं बोलेगी? मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो हाँ बोलेगी।
बोलेगी ना? हाँ बिल्कुल बोलेगी। तो भाई हम क्या किसी के बच्चे नहीं हैं, हमारी माँ नहीं है, इन बच्चों की माँ नहीं है। देखो ये देखिएगा, इतने सारे बच्चे हैं, इनके बाप नहीं है, सब है ना। तो लेकिन क्या हम लोगों के अंदर दिल नहीं है? क्या हम लोगों का, हम पत्थर के बने हुए हैं? क्या हम लकड़ी के बने हुए हैं? अगर हम धूप में बैठ रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो DU से ऑर्डर आया कि लाठियाँ चार्ज कर दो, वार्निंग दी जा रही है। देखो एक चीज़ बता दूँ, बने हुए तो खाल के ही हैं उनकी तरह, लेकिन दिल बहुत है इन बच्चों के अंदर। और छात्रों की जाति शेर होती है, और शेर का काम होता है सिर्फ शिकार करना। छात्र किसी से डरता नहीं है, ये मैं बता के चल रहा हूँ उनको। और ये जो भूख हड़ताल है ना, अभी तो 9 किलो वजन कम हुआ है, अगर वजन हमारा 40 किलो भी रह जाएगा ना, 30 किलो भी रह जाएगा, हम तब भी यहाँ पर बैठे रहेंगे, OB लेके रहेंगे। ये हमारा प्रण है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं वाइस चांसलर साहब से बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में सुना है, लेकिन अच्छा इंसान होना और इंसानियत की मिसाल कायम करना बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो उनको ये मिसाल, इंसानियत की मिसाल कायम करने के लिए, देखो पहले अफगानिस्तान हुआ करता था, नहीं बचाना, क्योंकि वहाँ पर क्या था, तालिबान आ गए। अच्छे इंसान है तो उनको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इंसानियत की मिसाल देनी पड़ेगी यहाँ पर। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप हमें OB दे दो, हम आपको वो देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे पाएगी। अच्छा, एक हम सवाल आपसे ये लेंगे कि OB की जो डिमांड है, जो पूरे विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप सब छात्र हैं, OB की डिमांड की एक सबसे बड़ी वजह, कारण क्या है कि OB की डिमांड करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? इसका एक वजह आप उसको तर्क के साथ बता सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको तर्क के साथ। अच्छा एक चीज़ ना, एक दिन एक काम करना, जो वाइस चांसलर साहब है ना, उनको 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर देना, और फिर उनसे ये पूछना कि भैया खाने की डिमांड है, कुछ खाओगे? तो वो शोर मचाएंगे, हाँ खाऊंगा। 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट है, नहीं, एक कमरे में बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद पूछना कुछ खाओगे? वो बोलेंगे हाँ खाऊंगा। अब एक चीज़ ये बताइए, हम लोगों को अगर आप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाते, तो हम, ये जो छात्र है ना, एग्जाम देने से नहीं डरता है, छाती ठोक के एग्जाम देना चाहता है, लेकिन जैसे पढ़ाया गया वैसे एग्जाम देगा, ना कि पढ़ाया ऑनलाइन गया एग्जाम ऑफलाइन क्यों देगा? आप मुझे बताइए, वो खाना खाते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब, तो जो खाना खाते हैं, जो डिमांड है वही तो उनको मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कुछ भी आप दे दोगे। हमारी डिमांड है, पढ़ाया हमें ऑनलाइन गया, जो इनपुट दोगे वही तो आउटपुट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है इनपुट कुछ दे रहे हो, आउटपुट कुछ और मिले। है जब हमको पढ़ाया ऑनलाइन गया, सिलेबस हमारा नहीं हुआ, तो पेपर कैसे देंगे? ऑनलाइन ही देंगे ना। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, उनसे पूछो ना। आप एक काम कर लो, अरे वाइस चांसलर साहब सुनो 1 मिनट यार, कहाँ घूम रहे हो, इधर सुनो। मैं वाइस चांसलर साहब से एक कहना चाहता हूँ, आप किसी दिन आओ यूनिवर्सिटी के अंदर, एक छोटा सा टाइम निकाल लो 2 मिनट का, और इन बच्चों से ये पूछो, इनकी प्रॉब्लम तो सुनो कम से कम, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक सर्वे तो कराओ। चलो मैं मानता हूँ, वो कहते हैं जी ये साला जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट है जो पढ़ता ही नहीं है कभी। मैंने मान लिया चलो ये स्टूडेंट नहीं पढ़ता होगा, जब प्रोटेस्ट में आ रहा है, आप एक सर्वे तो करा लो पूरी यूनिवर्सिटी का। आपने शायद गूगल फॉर्म भी निकाला है, उसमें आप देखो कि हम चाहते हैं नहीं चाहते। कहते हैं वो बच्चा नहीं आया जो वहाँ पर बैठा हुआ है, चाहिए सबको, घर से लट्ठे इसलिए नहीं आए वो, सही बात ये है, ठीक है। तो हमको OB चाहिए, और किसी भी कीमत पे चाहिए। उनकी अगर वो जिद्दी हैं तो हम लोग महाजिद्दी हैं। बच्चे महाजिद्दी होते हैं ना, वाइस चांसलर साहब के भी बच्चे होंगे, जब मार्केट में कहीं मॉल में जाते होंगे ना, तो बच्चा कहता होगा मम्मी ये चाहिए मेरे को, मम्मी ये चाहिए, मम्मी कहती होगी नहीं आज नहीं दिलाऊंगी, कहता होगा चाहिए अदरवाइज यहीं लेट जाऊंगा। जब छोटा रहा होगा तो लेट जाता होगा ना, तो वो दिलाती होंगी। तो बच्चा महाजिद्दी हो गया, ये उनको भी पता है। तो हम महाजिद्दी हैं, और यहाँ से तब जाएंगे जब हमें इसका पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूँ इंसानियत की मिसाल कायम कर दें, वाह हो जाएगी। आपके नाम के हर जितने भी कैंपस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हर उसमें तस्वीर मैं लगवाऊंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े। ये चीज़ मैं आप बोल के चल रहा हूँ। और दूध मैं चढ़ाऊँगा सुबह शाम तक, सुबह शाम सारे बच्चा चढ़ाएगा, जब भी निकलेगा फूल चढ़ाया करेगा। हे भगवान जय BC, मजाक नहीं करता, ठीक है ना? मजाक करता हूँ ना, वो बता के करता हूँ, अभी मजाक नहीं कर रहा। और जिस दिन मिलेंगे, मैं तो चाहता हूँ वो मेरे दोस्त बने, आके मित्रता में मजाक करेंगे, उनको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है।
भाई मित्र तो बन सकते हैं ना, है ना। उसमें वो मानते हैं, वो श्री कृष्ण जी हम मान के चल रहे हैं, हम सुदामा गरीब है, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मित्रता तो मित्रता होती है। तो मित्र बने, और इस चक्कर में क्या होगा, बच्चों की उनके साथ प्रॉब्लम भी पहुंचेंगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो लोग आते हैं उन तक प्रॉब्लम पहुंचा ही नहीं रहे, है ना। मीडिएटर जो होते हैं गोलीबाज होते हैं, लेकिन वाइस चांसलर साहब हमारे गोलीबाज नहीं है, बहुत सच्चे इंसान है, मुझे पता है उनके बारे में। और बच्चों की प्रॉब्लम सुनेंगे और आउटपुट भी बहुत अच्छा देंगे। भाई देंगे नहीं देंगे, सबको उम्मीद है ना। एक बार इधर भी ये कैमरा घुमा दो, सारे बच्चों को उम्मीद है, सारे बच्चे को वाइस चांसलर साहब से उम्मीद है, और वो हमारे बाप के समान है, और जो उनकी वाइफ है वो हमारी माँ के समान है। तो माता का जो दिल होता है ना, बड़ा कोमल दिल होता है, तो माता जी हमारी सुनेंगी, और वाइस चांसलर साहब को आज रात को ही बोलेंगे कि बच्चों के लिए ओबी का नोटिस निकाल दो, ठीक है। तो कल तक नोटिस आ जाएगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा, और इंसानियत, वो इंसान है बहुत अच्छे, और इंसानियत की मिसाल कल कायम हो जाएगी। एक बार ही बोले श्री योगेश सिंह जिंदाबाद, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अपने वर्डों को यहीं पर रोकना चाहूँगा, और माफी माता की जय। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी का भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ओबी